नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इकोलॉजी में अभी तक 28 लेक्चर सक्सेसफुली देख चुके हैं। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था कि आपका बेसिकली ये ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। क्या डिस्कस किया था? ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ये देखा था। अभी हम लोग देखने वाले हैं रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या होता है। ठीक, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सक्रिय। ठीक, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको समाप्त करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण को। रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने ये बताया था कि आपको पिछले लेक्चर में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में अक्सर इस पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देख लीजिए कि गैर आयनीकृत, हम बात करें अगर रेडियो एक्टिव में, तो इसमें कह रहा है गैर आयनाकृत विकृत या विकिरण केवल उन घटकों को प्रभावित करते हैं जो उन्हें अवशेषित करते हैं। इनकी कम प्रवेशात्मक होती है। ध्यान दे सुनिएगा कि गैर आयनीकृत विकिरण केवल उन घटकों को प्रभावित करते हैं जो उन्हें अवशोषित करते हैं, और इनकी क्रम, इनका जो क्रम होना चाहिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है बेसिकली, तभी पढ़ने में मिस्टेक हो रही थी। इनका क्रम बेसिकली वो प्रवेशात्मक होता है, और इनमें पराबैंगनी किरणों जैसे शॉर्ट वेव्स रेडिएशन शामिल हैं जो सौर विकिरण का हिस्सा बने रहते हैं। सनबर्न इन विकिरण के कारण होता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपने रेडियो सक्रिय प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के विषय में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो शायद थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। बाकी ये पूरा एक कॉन्सेप्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट के साथ साथ में कठिन भी है समझने में। देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। अभी वो मेरा काम है, समझ में नहीं आएगा तो 10 बार बताएंगे, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। रेडियो सक्रिय प्रदूषण की बात करें, रेडियो एक्टिव प्रदूषण में आगे, आयनीकरण विकिरण में उच्च प्रवेश वाली शक्ति होती है और माइक्रो अणुओं का टूटना होता है। इनमें एक्सरे, कॉस्मिक किरणें और परमाणु विकिरण शामिल है। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। अल्फा कणों कागजों और मानव त्वचा के एक टुकड़े से अवरुद्ध किया जा सकता है। बीटा कण त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, और जबकि कांच और धातु के कुछ टुकड़ों द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार गामा किरणों की बात अगर हम करें तो गामा किरणें जो होती है मानव त्वचा के लिए आसानी से और अपने रास्ते पर कोशिकाओं को नुकसान कर सकती हैं, और इन्हें केवल कंक्रीट का एक बहुत मोटी मजबूत बड़े टुकड़े द्वारा रोका जा सकता है। रेडियो अगर हम बात करें तो रेडियम 224, यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14 आदि इनके रेडियो सक्रिय प्रदूषण हैं। परमाणु हथियार संलयन सामग्री के रूप में विखंडन और हाइड्रोजन, लिथियम के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम के लिए 239 का उपयोग करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यह लंबे दीर्घकाल न्यूनकालिक रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब इतना आपको यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया क्या वो बोल रहे हैं। अब मेरी सुन लीजिए। अगर आपने रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के विषय में जाना है तो सिर्फ इतना जानिए कि पहली चीज़ ये जानने का प्रयास हमें करना चाहिए कि उसमें उपयोग होते कौन कौन चीज़ें हैं। जैसे उसने बताया अल्फा, बीटा, गामा, इन किरणों का प्रयोग होता है। उसके बाद कुछ पोषक तत्व होंगे, एक्सरे, कॉस्मिक किरणें, परमाणु विकिरण, ये कुछ तत्व हैं, उनका प्रयोग होता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, रेडियो एक्टिव चीज़ें बनाई जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कचरा भी निकलता होगा। उस कचरे के फॉर्मेट्स में अल्फा, बीटा, गामा इनके पोल्यूशन होते होंगे। तो उसने सिंगल बाय सिंगल उन जो अल्फा, बीटा, गामा है, वो जो उनकी रेडिएशन निकल रही हैं, वो हमारे त्वचा को कैसे हार्म पहुंचा सकती हैं उसके विषय में बताया। गामा कैसे जा सकती है, अल्फा कैसे जा सकती है, बीटा कैसे जा सकती है। अगर आपको पता हो तो आप
यूएस और सॉरी यूएसआर और यूक्रेन, जो कि अभी वर्तमान की बात करें तो रूस और यूक्रेन में है, यूएसएसआर का ही पार्ट था यूक्रेन। अभी वहाँ पर इन दोनों के बीच कंटिन्यू लड़ाई चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है, और उसी की वजह से पूरे विश्व में मंदी का दौर बना हुआ है और महंगाई भी बढ़ी हुई है, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, कभी सस्ते हो रहे हैं तो कभी महंगे हो रहे हैं। कंपनियां अपने यहाँ से एम्प्लॉयों को छटनी कर रही हैं, क्योंकि कोरोना काल में एम्प्लॉय थे नहीं और उसमें भर्ती कर लिया। अभी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा काम तो है नहीं भाई, अब 10 लोगों का काम था मान लो, और उन्होंने एम्प्लॉय कर लिए 100। उस समय पर वो काम ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कोरोना काल में कोई आना चाहता नहीं था, ज़िंदगी सबको प्यारी थी। अब वो मान लो एम्प्लॉय लौट के आ गए, तो ये कहाँ जाएंगे नए वाले। तो इस टाइप से कुछ पूरे विश्व का माहौल बना हुआ है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में रूस ने वहाँ के एक चेर्नोबिल नाम है, बेसिकली चेर्नोबिल एक परमाणु सेंटर का नाम है, ठीक। कहाँ पे है, यूक्रेन में है। ये भी याद रखें, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, मैपिंग के थ्रू या फिर स्टेट में डायरेक्ट पूछ सकता है। वहाँ पर उसके अगल बगल में, उस पर तो नहीं किया शायद, उसके अगल बगल में रूस ने अटैक किया होगा चेर्नोबिल में। और वहाँ पर जो उनके उसके पहले एक बार हो चुका है वहाँ पर, वो बेसिकली किसी प्रकार की कोई त्रासदी आई हुई थी, क्योंकि वहाँ पर लीकेज हो गई थी। लीकेज की वजह से अगल बगल के आस पड़ोस के माहौल बहुत ख़राब हो गया था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। सेम चीज़ अभी जब रूस ने अटैक किया तो रूस ने उसके ऊपर अटैक किया, और उसके जो अल्फ़ा बीटा गामा जो बहुत प्रकार की किरणें और रेडिएशंस हैं जो निकलती हैं वहाँ से, उनको बेसिकली पैक करके रखा है वहाँ। मानो जीवन बहुत नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं रहता है ही नहीं, बस्तियाँ नहीं है वहाँ पर, जाने की याद किसी को है नहीं। लेकिन रूस वाले ने वहाँ पर अटैक करके उसको कब्जे में लिया और थोड़ा थोड़ा रिसाव शुरू हुआ होगा। और रेडियो सक्रिय प्रदूषण की बात पूरे विश्व में फैल गई, और यहीं से लिंक करके यूपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर में दे सकती है कि रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता क्या है। और ऐसा तो नहीं है कोई क्षति हुई, लेकिन अब उसको अपने कब्जे में ले रखा गया है। जहाँ पर आदमी नहीं जाते वहाँ पर टैंक दौड़ रहे हैं, तो देश के लिए खतरा तो है ही ना। ये सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट यही है जितना मुझे आता है। और इसमें जो तत्व यूज होते हैं वो ये हैं आपके रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, कार्बन, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं, हो सकता है इसमें कहीं पर दिया हो, अभी आ ही जाए, कि 1993 में सागरीय प्रदूषण की रोकथाम पर लंदन में कन्वेंशन हुआ। उस लंदन कन्वेंशन में कहा गया, लंदन कन्वेंशन द्वारा ड्रमों के माध्यम से महासागरों में किए जाने वाले परमाणु अपशिष्ट की डंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या होता था कि जो अपशिष्ट निकलते थे परमाणु परीक्षण से, उसको ड्रम में भर करके समुद्र में डाल दिया जाता था। लेकिन लंदन कन्वेंशन सीधा लंदन कन्वेंशन में ये कहा गया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और यूपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लंदन कन्वेंशन के ऊपर 2021 में ही क्वेश्चन पूछा है तो वो अलग कन्वेंशन 2014 में हुआ था वो वाला लंदन कन्वेंशन, लेकिन ये 1993 में हुआ है। लेकिन पूछ लेगा तो आपको पता तो रहना चाहिए ना कौन सा कन्वेंशन किसके बिहार पे था, कहाँ पे था। परंतु विकिरण युक्त सदूषित तरल की सागरीय भागों में डंपिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी अनुमति प्राप्त है। मतलब विकिरण युक्त सदूषण अगर प्रदूषण है और तरल की सागरीय भागों में डंपिंग को अभी भी, तरल मतलब पानी में, अभी भी उसको अनुमति प्राप्त है। परमाणु आपदा प्रबंधन की बात करें तो समानता परमाणु या रेडियोधर्मी आपदा काल को ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जब परिचालन कर्मी या सामान्य जनता नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित रेडियोधर्मी विकिरण स्तर से अधिक की चपेट में हो। या फिर एनडीएमए, आपको पता होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हमारे यहाँ की है, उनका क्या कहना है, उनके अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं कि नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन हो, परमाणु आपातकालीन के लिए तैयारी, क्षमता निर्माण, कानूनी एवं नियामक उपायों के माध्यम से परमाणु आपातकालीन प्रबंधन के ढांचे को मजबूत करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, डिजाइनिंग, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन, डीकमीशनिंग के दौरान सुस्थापित सुरक्षा मापदंड का पूरी तरह से पालन होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। नहीं तो जो त्रासदी शायद चेर्नोबिल में हुई है वो त्रासदी भारत में भी हो सकती है, ठीक। लंदन कन्वेंशन प्रोटोकॉल की हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया,
लंदन कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्टेज एंड अदर मैटर्स 1972 में, जिसे संक्षेप में लंदन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, मानव गतिविधियों से सागरीय पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था और ये पहला वैश्विक सम्मेलन ऐसा था। यह कन्वेंशन 1975 से प्रभावी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस से लेकर के यूपीएससी में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के सभी स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण को बढ़ावा देना तथा सागरीय क्षेत्रों में अपशिष्ट की डंपिंग रोकने के लिए सभी व्यवहारिक कदम उठाना है। आगे वर्ष 1996 में लंदन प्रोटोकॉल पर सहमति बनी, जो पूर्ववर्ती कन्वेंशन को आधुनिक बनाने तथा समय के साथ इसे प्रतिस्थापित करने की दिशा में प्रयास था। इस प्रोटोकॉल के तहत कथित रिजर्व सूची में शामिल अपशिष्टों के अलावा अन्य बहुत सारी अपशिष्टों के डंपिंग पर पाबंदियां लगाई गईं जो उस रिजर्व सूची के बाहर थीं, मतलब उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक, और लंदन प्रोटोकॉल मार्च 2006 से प्रभावी हुआ। ठोस अपशिष्ट की अब हम बात करेंगे, लेकिन ठोस अपशिष्ट के पहले देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद ई अपशिष्ट है, तो ये अभी आपका जो था रेडियो एक्टिव, ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसी में हम ठोस अपशिष्ट की चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। वास्तव में ठोस अपशिष्ट क्या होता है? फेंकी गई परित्याग या बेकार सामग्री होती है। घरेलू सीवेज में ठोस या घुलित सामग्री, सिंचाई, वापसी, प्रवाह, औद्योगिक निर्वहन में ठोस मतलब ठोस किसी प्रकार का ठोस हो, चाहे वो किसी लेवल पे आए। ठीक, पारंपरिक प्लास्टिक मनुष्य और वन्यजीव दोनों के प्रजनन समस्याओं से जुड़े रही आवृत्ति हैं। बेसिकली आप प्लास्टिक के विषय में, जैसे कि मैंने इसके पहले एक लेक्चर में बताया था कि प्लास्टिक कई हजार साल तक चलती हैं, ऐसे कैसे रहेंगे, पूरी ज़मीन खोखली हो जाएगी। मृदा प्रदूषण के लिए बहुत हानिकारक है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मनुष्य और जानवर बेसिकली कभी कोई प्लास्टिक खा लेते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो डायोक्सिन अत्यधिक कैंसरजनक और विषाक्त विनिर्माण प्रक्रिया के उप उत्पादन नर्सरी शिशु को स्तन के दूध के माध्यम से पारित होने वाले रसायनों में से ये एक है। प्लास्टिक के जलने, विशेष रूप से पीवीसी, इसे डायोक्सिन जारी करता है और वातावरण में फुराने कहा करते हैं। ये बेसिकली इसका हिंदी में मीनिंग गलत लिखा हुआ है, इसको कहना चाहिए कि वातावरण में इसे फुरान कहते हैं, करते हैं ये नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए जहाँ जहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होती है मैं सही करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आगे देख लीजिए कि पायरोलिसिस यह ऑक्सीजन के अभाव में दहन की प्रक्रिया है। बेसिकली इस पे भी यूपीपीसीएस और यूपीएससी ज़्यादा रखिए इसको, कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस पूछ लेता है ना यूपीएससी, इसलिए। ठीक है, तो पायरोलिसिस या ऑक्सीजन के अभाव में दहन की प्रक्रिया है, या ऑक्सीजन के नियंत्रित वातावरण में जुलाई। अब देखो यहाँ पर ये फिर गलत लिख दिया गया है, थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ। जलाई गई सामग्री है, ठीक है, और यह जलाए जाने का विकल्प है। इस प्रकार प्राप्त गैस और तरल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली पायरोलिसिस क्या होता है ये समझाया गया है। तो ठोस अपशिष्ट का मतलब ठोसी है, वो भी उस कचरे के अंतर्गत आता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अभी ये हमारा 29 लेक्चर है जो समाप्त हुआ होगा, और जब मैंने इसके पहले बार बार बोलता हूँ कि लेक्चर की नंबरिंग जो है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं अगर यहाँ बोल भी देता हूँ तब भी वो सीक्वेंस जैसे आते जाएंगे उसी प्रकार से उसकी नंबरिंग होती जाएगी, एक सीक्वेंस में ही होगी, जिस जैसे लेक्चर जो होंगे उस टाइप से। ठीक है, तो ई अपशिष्ट के विषय में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में ई अपशिष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके विषय में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।